हेलो बच्चों, हम इस चैप्टर का ये जो कॉलम है इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे कि पृथ्वी के भीतरी भाग में 3 परतें होती हैं। यदि आप पृथ्वी को काटते हैं तो आपको भिन्न भिन्न परतें मिलेगी। भूपर्पट्टी, मेंटल, करोड पृथ्वी की 3 परतें हैं और ये संयुक्त रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण करती है। जैसे इसने देखो पृथ्वी को बीच से काटा है। काटने का मतलब ये नहीं कि हम पूरी पृथ्वी काट रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये काट कर बताया है कि सबसे ऊपरी परत यह है भूपर्पट्टी, जिस पर हम रहते हैं। इससे अंदर की ओर जाएंगे तो उस परत का नाम मिलेगा मेंटल, और उससे अंदर बाह्य करोड। करोड को 2 भागों में बांट दिया है, बाह्य करोड और आंतरिक करोड। सबसे गहराई पर आंतरिक करोड है। अब देखो करोड क्या होता है। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। मेंटल और भूपर्पट्टी के नीचे स्थित होती है। सबसे ऊपर भूपर्पट्टी, फिर मेंटल, फिर करोड आता है। इस परत पर दबाव अधिक है क्योंकि अधिक गहराई पर है। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 83% भाग है। इस परत को निफे भी कहा जाता है। अब निफे क्या होता है, देखो यह परत निकिल Ni का मतलब है निकिल, और Fe यानी कि फेरस कहते हैं लोहे को, लोहे की बनी है इसलिए निफे कहलाती है। निफे, अगर आपसे ये कहे निफे क्या होता है तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो कि निकिल और लोहे से बनी है वो निफे कहलाती है। इसकी मोटाई कितनी है, 2900 से 6400 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की गहराई कितनी है, 6400 किलोमीटर है। मेंटल ये पृथ्वी की मध्य परत है। मेंटल के ऊपर है वो भूपर्पट्टी है, नीचे मेंटल करोड है, नीचे करोड है। ये भूपर्पट्टी के नीचे और करोड के ऊपर स्थित होती है इसलिए बीच में है। ये पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 16% है। और मेंटल के मुख्य तत्व कौन से होते हैं, इसको सीमा भी कहती हैं। सीमा का मतलब Si सिलिकॉन और Ma मैग्नीशियम, इसको सीमा भी कहती है इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। और इसकी मोटाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। अब बात आती है भूपर्पट्टी की, जो कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी के कुल भूद्रव्यमान के केवल 0.5% से बनी, इनकी बहुत ही पतली परत है ये भूपर्पट्टी। सिलिका यानी कि Si और एल्यूमिनियम Al सियाल से बनी है इसलिए इसको सियाल कहते हैं। भूपर्पट्टी अंडकोश के सदृश यानी कि गोलाकार होती है, किंतु अंडकोश से भिन्न ये मोटाई में हर जगह एक समान नहीं होती। इसकी मोटाई अलग अलग जगह अलग अलग होती है। इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे अधिक और समुद्र के नीचे इसकी मोटाई कम होती है, क्योंकि महाद्वीपों के नीचे बहुत ही गहराई तक होती है भूपर्पट्टी। उसके बाद मेंटल की शुरुआत होती है। समुद्रों के नीचे भूपर्पट्टी की गहराई कम होती है, जल्दी मेंटल की शुरुआत हो जाती है। इस तथ्य से पता चलता है कि नेपाल में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊपर है, यानी कि समुद्र तल से कितनी ऊपर है, 8848 मीटर। ये आपसे पूछे कि विश्व में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। कौन से देश में स्थित है, नेपाल में। जबकि समुद्र की अधिकतम गहराई प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश है जो भारत के पूर्व में है, के निकट मेरीना गर्त का मतलब खाई होता है, गहरी खाई, उसको गर्त कहते हैं। अब इस गर्त की गहराई कितनी है, 11022 मीटर, यानी कि अगर ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। गहराई की बात करें तो ये खाई है 11022 मीटर, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरी खाई है। इसकी मोटाई 5 से 35 किलोमीटर के बीच में परिवर्तित होती रहती है। किसकी मोटाई, भूपर्पट्टी की। भूपर्पट्टी की मोटाई है वो 5 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में परिवर्तित बदलती रहती है। कहीं पर इसकी मोटाई 5 किलोमीटर भी हो सकती है भूपर्पट्टी की, कहीं पर 35 किलोमीटर भी हो सकती है। यहाँ पर कई उतार चढ़ाव हैं, जैसे अनेक प्रकार की भूभाग से बनी है। कौन बनी है, भूपर्पट्टी। पर्वत, पहाड़ी, घाटी, पठार आदि किस पर पाई जाती हैं, भूपर्पट्टी पर। अभी एक नीचे एक मैप दिया गया है महासागर और महाद्वीप। ये है उत्तरी अमेरिका। ये जो बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है ना हमें, ये है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। इस लाइन के ये उत्तर का भाग, ये उत्तर है और ये दक्षिणी भाग है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे कौन सा है, अंटार्कटिका, जहाँ पर लोग नहीं रहते, बर्फ़ ही बर्फ़ है। महासागर कौन से हो गए, उत्तरी प्रशांत महासागर यानी कि प्रशांत महासागर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। इधर भी प्रशांत महासागर दे रखा है क्योंकि ये पृथ्वी गोलाकार है। एक चीज़ और देखो आप, अब 3 नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, तीनों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अंटार्कटिका पूछे तो महाद्वीप है, अटलांटिक पूछे तो महासागर, और आर्कटिक पूछे तो महासागर। ये आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद में कॉलम और है कि माउंट एवरेस्ट का आरोहण मार्ग की
माउंट आरोहण मार्ग का मतलब चढ़ने वाले मार्ग। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 2 मार्ग है, एक तो है नेपाल से दक्षिण पूर्वी कटक, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच में एक छोटा सा पर्वत है कटक, यानी कि जिसकी ऊंचाई कम होती है वहाँ से, और एक है तिब्बत से उत्तर पूर्वी कटक, जो कि जिस पर्वत की ऊंचाई कम होती है उसको कटक कहते हैं। महत्वपूर्ण पर्वतारोही के बारे में बताना है। 29 मई 1953 को स्थानीय समय 11:30 बजे पूर्वाह्न यानी कि सुबह 11:30 बजे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आपको ये याद करना है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन से थे। फिर है जापान की जुनको ताबेई 16 मई 1975 को शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर ये पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन सी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो आप किसका लिखेंगे? बछेंद्री पाल का। अगर ये सीधा पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी, जुनको ताबेई। भारत नाम आए तो बछेंद्री पाल, भारत नाम ना आए क्वेश्चन में, जुनको ताबेई। 8 मई 1978 को रेनाल्ड मॉसनर कहाँ से था? इटली का। और पीटर हेवलर ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया 2 चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया ये देखो एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया है तो यहाँ पर यूरोप का एक देश है, तो ये कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया। हेवलर बिना ऑक्सीजन की सहायता के यानी कि जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के जो नाड़ियाँ होती है वो फट सकती है, आंखों और कान नाक से खून बहने लगता है ये। लेकिन ये बिना ऑक्सीजन की सहायता की चढ़ने वाले कौन से थे? प्रथम पर्वतारोही थे। संतोष यादव संतोष यादव क्या था? भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? 1992 और 93 में। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी है? संतोष यादव है। तो हमें ये ठीक से याद करना है। उसके बाद में आता है अफ्रीका महाद्वीप। ये विश्व का कौन सा है? दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अंध महाद्वीप भी कहलाता है क्योंकि इस महाद्वीप का बाद में पता चला था, इसकी खोज बाद में हुई थी। क्योंकि पिछली सदी तक महाद्वीप का एक बहुत बड़ा भाग बाहरी विश्व से अनजान था, बहुत बड़े भाग के बारे में लोग जानते नहीं थे, उसके संदर्भ में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो सभी गोलार्धों में फैला हुआ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आपको बताऊंगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे हैं। ये पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से, उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर से घिरा हुआ है। इस प्रकार ये महाद्वीप चारों ओर महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। अफ्रीका है एशिया से स्वेज नहर के द्वारा और यूरोप से जिब्राल्टर भूमध्य के द्वारा अलग होता है। अब ये देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप। इसने कहा है इसके दक्षिण पूर्व में कौन सा है? हिंद महासागर। ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, दोनों के बीच में कौन सा है? यहाँ पर हिंद महासागर है। उत्तर में इसने कौन सा बताया? भूमध्य सागर। ये देखो यूरोप और अफ्रीका को अलग कौन करता है? भूमध्य सागर अलग करता है। उत्तर पूर्व में लाल सागर, यानी कि उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में हो गया लाल सागर हो गया। लाल सागर क्यों है? क्योंकि इसके पानी का रंग लाल है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी है उसमें लाल रंग के कुछ मिट्टी के कण है। आंधी चलती है तो आंधी के द्वारा यहाँ के कण उड़कर इस सागर में चले जाते हैं और उसका रंग कुछ लाल हो जाता है। अब इसने कहा है कि अफ्रीका एशिया से स्वेज नहर के द्वारा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, बीच में ये थोड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, ये भूमि का टुकड़ा था। इसको काट कर एक नहर बना दी गई, उसको कहते हैं स्वेज नहर। उसने दूसरा कहा है यूरोप से जिब्राल्टर भूमध्य। ये देखो ये है पुर्तगाल और ये है मोरक्को। ये दोनों जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ही चिचला सा, यानी कि बहुत ही कम पतला एक नहर जैसी आकार में यहाँ पर पानी है, इसलिए इसको जिब्राल्टर कहते हैं। एक ऐसा जलीय क्षेत्र यानी संकरा जलीय क्षेत्र, संकरा का मतलब जिसकी चौड़ाई बहुत कम है, एक ऐसा संकरा जलीय क्षेत्र जो 2 स्थल भाग को अलग करता हो, एक तो स्थल भाग को अलग करता है, स्थल भाग दोनों को अलग करता है, उसको जलडमरू मध्य कहते हैं। तो इस जलडमरू मध्य का नाम क्या है? यहाँ पर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। फिर इसने कहा है कि चारों गोलार्धों में, अभी एक लाइन है 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री की लाइन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, 2 गोलार्ध हो गए। ये तो हो गए अक्षांश के अनुसार। देशांतर के अनुसार भी 2 गोलार्ध होते हैं। ये है यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर के अनुसार हम कौन से करते हैं? पूर्वी और पश्चिमी। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके पूर्व में ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध जो भारत की तरफ है, और इस लाइन के 0 डिग्री देशांतर रेखा के ये हो गए पश्चिमी गोलार्ध। तो 4 गोलार्धों में अक्षांशों के अनुसार 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। देशांतरों के अनुसार 2 गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी। ये आपका कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। तो चारों गोलार्धों में ये फैला हुआ है। फिर इसने कहा है कि केवल इसी महाद्वीप से भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण और ग्रीनविच मध्यमान देशांतर रेखा गुजरती है। अब ये देखो आप है यहाँ इससे 0 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है, दक्षिणी भाग में 23.5 डिग्री की मकर रेखा गुजर रही है, उत्तरी भाग में 23.5 डिग्री की कर्क रेखा गुजर रही है। तो एक महाद्वीप से तीनों रेखाएं ये हो गई। फिर है 0 डिग्री की देशांतर रेखा जिसको प्रधान मध्यमान रेखा भी कहते हैं, बिल्कुल बीच की रेखा है ये पृथ्वी के देशांतर के अनुसार, तो सभी रेखाएं इससे गुजरती है। इसने कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नील नदी और विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है और ये विश्व का सबसे गर्म और सूखा है। ये जो देश हैं यहाँ पर लगभग 13 से 14 देश, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये सहारा मरुस्थल है। नील नदी जो कि यहाँ से सूडान से निकलती है, इथोपिया और सूडान से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी की लंबाई है वो 6690 किलोमीटर है जो कि विश्व में सबसे अधिक है। सहारा मरुस्थल इसका क्षेत्र है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है जो कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जो कि गर्म और रेगिस्तान है। भारत का क्षेत्रफल है वो 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख है। सॉरी ये थोड़ा सा दोबारा से कराता हूँ आपका। भारत का क्षेत्रफल कितना है 32 लाख, 32 लाख है 87,000 है वर्ग किलोमीटर, 32 लाख 87,000 वर्ग किलोमीटर है। जबकि सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है कितना है 84 लाख, गलती हो गई थी 84 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत से भी बड़ा क्षेत्रफल है यहाँ पर। तो सभी बात इतना बड़ा सहारा मरुस्थल है कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। भारत कितनी दूर में फैला हुआ है 32.8। तो जितना बड़ा देश भारत है उससे भी बड़े क्षेत्र में तो यहाँ पर मरुस्थल है फैला हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तर गोलार्ध तो कैसे हैं, यहाँ पर है 0 डिग्री की, यहाँ पर 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसके अनुसार तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के अनुसार ये कौन से है पश्चिमी गोलार्ध में। मैंने अफ्रीका के बारे में पढ़ रही तब आपको बताया था कि 0 डिग्री की देशांतर की रेखा इस प्रकार से है, उसके पश्चिम में जितने भी देश है वो पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका देशांतरों के अनुसार पश्चिमी गोलार्ध में, अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है। ये पश्चिम में प्रशांत महासागर, अब ये देखो पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर, आपको बताया था शुरू में जब रूस के ऊपर बता रहे थे, ये पूरा आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, ये देश है और ये है मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको खाड़ी से घिरी। इस प्रकार महाद्वीप 3 और महासागरों से घिरा हुआ है। उसके बाद में है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के साथ उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के साथ भूमि के संकरित क्षेत्र द्वारा ही आना था, संकरित क्षेत्र द्वारा जुड़ा हुआ है। ये है दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका। ये देखो पनामा है यहाँ पर छोटा सा देश, पनामा, इस देश के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। पनामा सिटी लिखा हुआ मिलेगा, पनामा मिलेगा। पनामा देश का नाम है, सिटी पनामा सिटी उसकी राजधानी है। बिल्कुल संकरा का मतलब होता है पतला होना। पनामा जल तमरू मध्य 2 बड़े भूक्षेत्र को जोड़ने वाली भूमि की एक पतली पट्टी है। पनामा जल डमरू मध्य, पनामा स्थल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य आता फिर तो यहाँ पर जलीय क्षेत्र होता। स्थल डमरू मध्य है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्थल भाग है। तो पनामा स्थल डमरू मध्य है वो 2 क्षेत्रों को जोड़ रहा है, जबकि जल डमरू मध्य क्या करता है अलग करता है। ये बात याद रखना, जल डमरू मध्य होगा तो 2 स्थल भागों को अलग करेगा, स्थल डमरू मध्य होगा तो 2 स्थल भागों को जोड़ेगा। स्थल डमरू मध्य 2 भागों को जोड़ता है, जबकि 2 स्थल भागों को जोड़ता है, जबकि जल डमरू मध्य 2 स्थल भागों को अलग अलग करता है। इस प्रकार आपको ठीक से ये याद करना है। सभी देशों के नाम हमें अच्छे से देखने हैं कहाँ पर है कौन सा है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप बता देना।